आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेडिवियल डेक्कन अर्बनाइजेशन की बात करेंगे। ट्विटर इंस्टा पे आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। स्टडी ग्लोस से हमारा चैनल है। आप मतलब यूट्यूब नहीं, टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ मिल जाएगी। चलो, मुगल सिटीज़ तक हम कवर कर चुके हैं। नॉर्थ का तो हमने देख लिया, डेक्कन का क्या, साउथ का क्या। देखो, साउथ की ऐसी ज्योग्राफी है कि वहाँ पे लगता है पूरा हिल है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, जंगल है। तो पहले ऐसा लगता था कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ अर्बन सेटलमेंट, छोटे छोटे सेटलमेंट मिलते हैं। ठीक है, हमको कस्बे मिलते हैं, हमको पेट मायर मिलते हैं। इसका मतलब ये है, पेट देखो, कस्बा मतलब है परमानेंट मार्केट, पेट मतलब होता है लोकल या सेमी परमानेंट मार्केट। जैसे पुणे में आपको ऐसे एरिया, बुधवार पेट वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आज भी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री की, इतिहास की झलक आपको आज भी देखने को मिलेगी, है ना। तो देखो, डेक्कन को हम एक सिंगल यूनिट की तरह भी स्टडी कर सकते हैं। अर्बन पैटर्न्स कैसे थे, तो सब कुछ एक तरीके से ही देख लो। डिफरेंट यूनिट्स की तरह स्टडी कर सकते हैं कि डिफरेंट अर्बन, जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स मिले उनको स्टडी करो। ठीक है, ईस्टर्न टिप अलग, कोस्टल स्ट्रिप अलग, हिली टेरेंस अलग। तो आपको सब कुछ लेना पड़ता है। तीसरा ये है कि पॉलिटिकल रिजिम्स को स्टडी करो। तो तीन तरीके की स्टडी डेक्कन में आप कर सकते हैं। अगर हिस्टोरियो मतलब अगर आप अर्बन सेटलमेंट, आपको अर्बन पैटर्न्स आपको देखना है। फिर हम ये भी देखते हैं कि फोर्ट्स भी बहुत बनाए गए। अर्बनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोर्ट, किले बनाए गए। अब किले बनाएंगे तो अगल बगल, जाहिर सी बात है, शहर भी डेवलप होंगे, गांव भी डेवलप होंगे। किले दो तरीके के थे। पर्शियन टेक्स्ट बुरहाने मासिर की माने तो दो तरीके के किले होते थे। एक, क्योंकि डेक्कन वाला, जो आप डेक्कन पे जो साउथ पे एरिया देख रहे हैं, आज का जो आंध्र प्रदेश है, वो वहां पे आपको पहाड़ मिलेंगे। तो एक तो किला वो होता था जिसको कलह कहते थे, QALAH। इसका मतलब है फोर्ट ऑन अ हिल, पहाड़ों पे किला। और अगर आप पुणे जाएंगे तो वहां पे महाराज शिवाजी के जो फोर्ट हैं वो सब पहाड़ों पे ही आपको मिलेंगे। और दूसरे आपको हिसार मिलेंगे, जिसको फोर्ट ऑन अ प्लेन कहते हैं, प्लेन एरिया पे फोर्ट। ठीक है, तो दो तरीके के फोर्ट की यहां पे बात होती है। तो यहां पे जब भी हम डेक्कन के अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी कैसी थी। मुश्किल था यहाँ पे शहर बसाना, वहां पे मुश्किल होता है जहां की ज्योग्राफी थोड़ी टफ होती है। नॉर्थ में तो बन जाएगा, आप साउथ में क्या करेंगे। तो 14th सेंचुरी में बहामनी सल्तनत हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेक्कन रूलर्स थे। उसके बाद चालुक्यास भी थे, आपको पता ही है। बहामनी सल्तनत से पहले चालुक्यास पूरे एरिया को रूल करते थे। ठीक है, बादामी से रूल, जो मॉडर्न कर्नाटक बोला जाता है। फिर कल्याणी आए, ये भी रूल करते थे। चालुक्यास ऑफ कल्याणी, ये सब आज के कर्नाटक के रीजन को रूल करते थे। ठीक है, ये चीज़ है। फिर काकतियास आए, जिन्होंने अपनी कैपिटल वारंगल, मॉडर्न आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो आज का है वो। फिर राष्ट्रकटास आए, फिर यादवास आए। तो ये सब डेक्कन में आपको मिलेंगे और कैपिटल्स भी शिफ्ट होती रही। फिर बहामनी सल्तनत आई। बहामनी सल्तनत 14th सेंचुरी में आई और उसने अपनी कैपिटल जो है वो गुलबर्गा, हमने डिस्कस किया था, और बाद में उसको बीदर में मूव कर दिया। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले गोलकोंडा की। गोलकोंडा, मैं पेन और मतलब पेन यूज नहीं करूंगा दोस्तों। जब मैं ट्रैवल करता हूं तो पेन अपने साथ नहीं लेके चलता हूं। तो गोलकोंडा और बीजापुर की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त एक शहर है दोनों, गोलकोंडा और बीजापुर। गोलकोंडा का जो किला है, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। मतलब गोलकोंडा यहां पे किला बनाया और शहर बन गया अगल बगल, मतलब पूरा शहर बन गया। बीच में है किला और शहर की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। नेचुरल रॉकी लैंडस्केप आपको मिलता है। तीन तरीके की दीवारें देखने को मिलती हैं। एक तो सिटाडेल फोर्ट में, दूसरी जो पूरे शहर को एनक्लोज करेगी, और तीसरी आपको प्लेन्स पे मिलेंगी। रिवर मूसी, आपको पता ही ना, हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे स्थित है। तो ये है। तो गोलकोंडा फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये काफी समय तक कैपिटल रहा किंगडम की, लेकिन 16th सेंचुरी ये फोर्ट बहुत ओवर क्राउडेड हो गया। फिर उसके बाद सुल्तान ने ये डिसाइड किया कि एक नए शहर को बनाते हैं, जिसको भागनगर बोला गया। भागनगर, अगर पुरानी कहानियों पे जाए, लेजेंड पे जाए, तो एक लेजेंडरी डांसर भागमती, उनके नाम पे भागनगर नाम दिया गया। और भागनगर पता है कौन सा शहर है? आज का हैदराबाद। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद का पहले नाम क्या था? भागनगर था। ठीक है, तो सुल्तान ने बाद में, क्योंकि देखो जब भी शहर ओवर क्राउडेड हो जाते थे ना, तो दूसरा शहर बनाना पड़ता था ताकि लोग वहां पे शिफ्ट हो सके।
आज भी अगर आप हैदराबाद में जाएंगे तो पुराने शहर की आपको चमक दमक देखने को मिलती है। एक तरफ नया शहर, एक तरफ चार मीनार, ओल्डर मार्केट्स भी हमको देखने को मिलती है। दूसरा शहर आपका बीजापुर आता है। बीजापुर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। गोलकोंडा की तरह बीजापुर भी एक बहुत पुराना शहर है। सब पुराने शहर है, हेरिटेज सिटी जिनको बोला जाता है। बीजापुर विजयपुर सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से ही लिया गया है। बीजापुर आज का जो मॉडर्न रेलवे स्टेशन है ना, उसको विजयपुर ही बोला जाता है। बीजा विजय, समझ रहे ना, देख रहे ना आप रिलेवेंस, मतलब कंपैरिजन। ये शहर जो है वो प्लेन्स पे स्थित है, लेकिन बड़ी लंबी लंबी दीवारें यहां पे भी थी। जैसे गोलकोंडा में मैंने बताया ना, शहर और फोर्ट दोनों बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें थी ताकि कोई अटैक ही ना कर सके। बीजापुर को गोल गुंबज के लिए जाना जाता है, जो कि मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था 1656 में, जो लार्जेस्ट डोम इन इंडिया है। बहुत टूरिस्ट वहां पे जाते हैं। सबसे बढ़िया डिस्क्रिप्शन तो असद बेग ने दिया है बीजापुर का। एक ऐसी शहर जहां पे बाजार थे, खूबसूरत ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज, और सारे के सारे बाजार बहुत ही साफ सुथरे थे। फरिश्ता ने सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि आदिल शाह ने इतना बढ़िया टाउन बनाया, उसमें मार्केट तो देखने लायक थी। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज। इंडस्ट्रियल सिटीज में हम, यार शिट, कोई बात नहीं, चलो यहां पे टेक्सटाइल सेंटर भी होगा। यहां पे हम चार चीजों की बात करेंगे। रुक जाओ, मैं लिख देता हूं पहले, ये छोटा सा करेक्शन था। टेक्सटाइल सेंटर, टेक्सटाइल सेंटर। चलो, डेक्कन, आप सोचते होंगे कि साउथ इतना अमीर क्यों है। साउथ के अमीर होने का कारण, गुजरात के अमीर होने का कारण, गुजरात आज से डेवलप नहीं है, गुजरात सदियों से डेवलप्ड है। आज हम देखेंगे हमारे जो कपड़े थे ना, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भर भर के बाहर एक्सपोर्ट होते थे। कॉटन, कमाल, अलग अलग तरीके के कॉटन उगाए जाते थे और कॉटन क्लोथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे, और इसी वजह से पैसा आता था और ढेर सारे टेक्सटाइल सेंटर बने। बहुत सारे डेक्कन में ऐसे शहर बने जो हब थे टेक्सटाइल के। व्यापारी यहां पे आते थे, मर्चेंट सेटल हो गए। अब उन शहरों के बारे में हम जाने। औरंगाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, औरंगाबाद इस समय महाराष्ट्र में है। औरंगजेब के नाम पे औरंगाबाद। 17वीं सेंचुरी में औरंगाबाद व्हाइट कॉटन क्लोथ और सिल्क स्टफ के लिए फेमस था। बुरहानपुर व्हाइट और प्रिंटेड क्लोथ के लिए फेमस था। जो प्रिंटेड आज आपको कपड़े मिलते हैं ना, उस समय तो कढ़ाई बहुत ही, आप दुकान में जाते नहीं, ये देखिए बढ़िया एकदम साउथ से आया, डेक्कन से आया, वो कपड़ा ऐसे दिखाते थे, ये एकदम ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है तो पैसे वापस। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दीज क्लोथ्स वर एक्सपोर्टेड टू पर्शियन आर्मेनियन मर्चेंट्स। इनको दिए जाते थे। पर्शिया से मर्चेंट्स आते थे, आर्मेनिया से मर्चेंट्स आते थे, और ये अरब, टर्की, पर्शिया जाते थे, यानी कि भारत से कपड़ा एक्सपोर्ट होता था। बुरहानपुर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर था। 1398 में इसको फाउंड किया था फारूकी रूलर ऑफ खानदेश सुल्तान नासिर खान ने। और इसको बुरहानपुर, बहुत महान चिश्ती संत हुआ करते थे जिनका नाम बुरहान अल दीन गरीब था, उन्हीं के नाम पे इसको बुरहानपुर दिया गया, रखा गया। और बहुत इंपॉर्टेंट सूफी सेंटर रहा काफी टाइम तक। इंडो पर्शियन लर्निंग का सेंटर रहा बहुत। यहां पे बड़े बड़े स्कॉलर्स आए। आप देख रहे हैं कि जहां पे बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं इंटेलेक्चुअल, वो अल्टीमेटली अर्बन सेंटर बनता है। ये आपने देखा होगा जहां पे स्कॉलर सेटल हुए, क्योंकि देखो ये लोग पढ़ाते थे, और जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने से इंसान डेवलप होता है, रैशनल माइंड डेवलप होता है, पैसे कैसे कमाने हैं, जीवन कैसे जीना है। तो जहां पे स्कॉलर्स आएंगे, ये बड़े बड़े लोग सेटल होंगे, वो अल्टीमेटली अर्बन सेंटर बनेंगे। तो अब्दुल रहीम खानी खाना हो गए, जो कि बहुत ही फेमस अकबर के नॉवेल थे और खुद भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो यहां पे आए। और नंबर ऑफ स्कॉलर्स, ख्वाजा अहमद शिराजी हो गए, मोहम्मद बकर काशनी हो गए, बहुत लोग यहां पे आए। अब ये जो शहर था ताप्ती रिवर के किनारे था ये, ठीक है, और यहां पे किला भी था। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कॉटन, ये टेक्सटाइल सेंटर था। यहां पे सिल्क, गोल्ड, सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी होती थी, बहुत ही खूबसूरत होती थी। 17वीं और 18वीं सेंचुरी आते आते मराठा का जब उदय हुआ तो मराठाओं ने तो बैंड बजा दी। पहले आदिल शाही डायनेस्टी की बजाई महाराज शिवाजी ने, और उसके बाद मुगल्स की बजाई। तो बुरहानपुर को मराठा ने सैक कर लिया। फोर्ट को 2 बार कैप्चर किया, 1685 और 1698, 2 बार कैप्चर किया। 1711 में डच ने बुरहानपुर को बाईपास कर दिया। और जब डच ने बाईपास किया तो तब ये सिटी का, देखिए एक समय पे ये शहर बहुत ही बड़ा हुआ करता था,
लेकिन जब डच आए उन्होंने बोला कि हम बुरहानपुर को बाईपास करके किसी और शहर में जाएंगे। तो ये फ्लरिशिंग सिटी जो था ये फिर इसका डिक्लाइन होने लगा और सिटी जो है वो धीमे धीमे छोटी होती गई, समझ गए। लेकिन जो पेंटेड क्लोथ्स थे इन शहरों के, औरंगाबाद और बुरहानपुर के, कमाल थे। भारत में तो फेमस थे ही, ये अपने डाई के लिए फेमस थी, डाई स्टफ जिसको CHAY बोलते थे। और ये सिर्फ डेक्कन में होता था। योर किंग इसको मोनोपोलाइज करके रखा हुआ था और कोई नहीं बना सकता था। मोनोपोली किसकी थी? खाली डेक्कन के राजा की, आदिल शाही सल्तनत। आदिल शाही सल्तनत ने कॉटन और सिल्क वीविंग इंडस्ट्री को एक नए आयाम पे पहुंचा दिया। कॉटन डेक्कन और कनारा में प्रोड्यूस किया जाता था भाई। इसीलिए तो आप ब्लैक कॉटन सॉइल आपको कहां मिलेगी? मट्टी ऐसी थी कि यहां पे कॉटन, ब्लैक सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। और ये आपको डेक्कन में आज भी आप, इसीलिए आप देख रहे हैं ना, जो डेक्कन वाला एरिया है, जो गुजरात हो गया, जो महाराष्ट्र, वो वाला, वहां पे कॉटन उगाया जाता है क्योंकि मट्टी ही वहां की ऐसी है। ठीक है। अब चाइना में इंपोर्ट किए जाते थे, चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, मतलब वीवर जो थे, जो सिल्क यहां से प्रोड्यूस होता था वो चाइना को दिए जाते थे। बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये जो शहर था, ये जहां पे जो शहर थे सिल्क प्रोड्यूसिंग सिटीज थे, वो पोर्ट पे थे। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द किंगडम था, इर्द गिर्द पोर्ट था। अब भाई जहां पोर्ट होगा, खुद सोचिए, एक तो पोर्ट मतलब समुद्र का एक्सेस, दूसरा कॉटन, कितना पैसा कमाया होगा आप समझ ही सकते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे रुकते थे और वहां से ही हमको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर्स लिखते रहते थे। चौल, दाभोल, राजापुर, वेंगुला, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। सदर्न पार्ट की बात करें तो यहां पे इंग्लिश फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे। हुबली और लक्ष्मेश्वर में इंग्लिश फैक्टर्स, इंग्लिश आते थे यहाँ पे। कैलिकोस और मुस्लिम जो था यहाँ पे, ये मेन वैरायटी थी, ये कैलिकोस और मुस्लिम। ये शायद अभी एक करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में सवाल भी पूछा गया था। कैलिकोस और मुस्लिम जो था यहाँ, ये जो कॉटन वैरायटी थी ये डेक्कन में प्रोड्यूस होती थी और बहुत ही जबरदस्त थी। मुस्लिम इंडस्ट्री जो है वो डेक्कन में भी और बंगाल में भी, दोनों ही जगह फल फूल रही थी। गजब गजब इंडस्ट्री यहां पे। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, इंडस्ट्री कैसे काम करती थी, इसके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है। लेकिन एक चीज तो पता है कि यहां पे भी मिडिलमैन होते थे। जैसे मान लो कि इंग्लिश आ रहे हैं और उनको खरीदना है, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट इनके पास चला जाएगा, नहीं नहीं, वो पहले इन मिडिलमैन, बनिया, जिनको बनिया कहते हैं, बनिया को पकड़ता था और बनिया फिर पैसे लेते थे और उसके बाद जहां से ये कॉटन मिलता था वहां से इनको देते थे। अगर इंग्लिश डायरेक्ट चले जाते ना तो पूरा मार्केट ही बर्बाद कर देते। तो इसीलिए मिडिलमैन को रखा गया। तो पेपर, कॉटन, गुड्स के लिए इंग्लिश आते थे, ब्रोकर मिलते थे और इन्हीं ब्रोकर से ये जो माल है वो खरीदा जाता था। विमल दास, विट्ठल गुमाती, ये दो ब्रोकर्स के नाम हमको देखने को मिलते हैं। तो इंग्लिश फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कैलिको जो है ये वीवर्स मैन्युफैक्चर करते थे और अगर ज्यादा आपको चाहिए होता था तो आप पहले ब्रोकर्स को बताओ, ऐसा होता था। तो बीजापुर किंगडम में कॉटन मैन्युफैक्चर होता था। पर्शिया, अरेबिया, मोजाम्बिक, इनफैक्ट ईस्ट अफ्रीका में, मोजाम्बिक ईस्ट अफ्रीका में आता है, वहां पे भी दिया जाता था। पुर्तगीज ट्रेडर भी थे, इंग्लिश भी थे, पुर्तगाली भी थे, हर कोई यहां पे आता था और यहां पे काम करता था। कनाडा कंट्री की बात करें तो यहां पे भी कॉटन क्लॉथ जो है बहुत बढ़िया प्रोड्यूस होता था। ये चीज है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सॉल्ट पीटर की। सॉल्ट पीटर को KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए मैंने आपको आज बता दिया। इसको पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बोला जाता है। उसका यूज है ये, अभी इससे नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस आपने सुना होगा, ऑक्सीडाइजर के रूप में इसको यूज किया जाता है। मीट प्रोसेसिंग के लिए सॉल्ट पीटर को यूज किया जाता है। फूड प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर के लिए, फार्माकोलॉजी के लिए, बहुत सारे यूजेस हैं दोस्तों सॉल्ट पीटर के, बहुत ज्यादा यूज। इसीलिए सॉल्ट पीटर बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि भैया इंग्लिश को ये चाहिए होता था। तो सॉल्ट पीटर भी डेक्कन से हम प्रोड्यूस करते थे। अगेन इंग्लिश को ये चाहिए होता था तो सॉल्ट पीटर को रिफाइन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको रिफाइन कैसे करें? गन पाउडर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गन पाउडर इसलिए जरूरी था क्योंकि भैया वॉर होते रहते थे। तो जब गन पाउडर आया, पुर्तगाली गन पाउडर लेके आए, तो हम ये देखते हैं जितने भी वॉर अफेक्टेड एरिया थे, पुर्तगाली वॉर अफेक्टेड एरिया थे, जैसे मस्कत हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, मलक्का हो गया, इंडिया हो गया, सीलोन, वहां पे गन पाउडर जबरदस्त तरीके से प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, तो ये है। तो गन पाउडर का भी बहुत जबरदस्त यूज, क्योंकि यहां पे रूलर्स को चाहिए था कि कभी इसने हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे।
और पुर्तगाली और भारत जो हैं दोनों गन पाउडर जो हैं वो एक्सचेंज करते थे। हम ये देखते हैं कि गन पाउडर इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक तो प्रोटेक्शन के लिए तो ज़रूरी था ही, साथ ही साथ डिप्लोमेसी के लिए भी ज़रूरी था। पुर्तगाली जो गन पाउडर लेके आते थे, ये इनको बड़ी कमांडिंग पोजीशन मिल गई, क्योंकि एक तो पुर्तगालियों का कहना था गन पाउडर ले लो और हमको यहाँ पे डिप्लोमेसी भी, मतलब हम यहाँ पे आके ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए पुर्तगाली आखिरी तक रहे। मुगल्स और स्टेट्स ऑफ अहमदनगर और बीजापुर में कांस्टेंट राइवलरी थी ना, तो यहाँ के जो रूलर थे, डेक्कन के रूलर, वो गन पाउडर अच्छी मात्रा में रखते थे। हालांकि पुर्तगाली भी अपने पास गन पाउडर रखते थे, ताकि अगर इंग्लिश अटैक कर दे, डच अटैक कर दे तो क्या करेंगे। तो गन पाउडर का यूज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। साथ ही साथ बीजापुर में आयरन डिपॉजिट ढेर सारे मिलते थे, और जहां आयरन डिपॉजिट मिलेंगे वहां आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। डायमंड इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, डायमंड इंडस्ट्री। गुजरात एक बहुत बड़ा सेंटर बना डायमंड, इसीलिए गुजरात भयानक अमीर हुआ, हीरा है सदा के लिए। आदिल शाही और कुतुब शाही जो किंगडम थे, ये डायमंड माइनिंग किंगडम थे, यहाँ पे हीरे मिलते थे, हीरे। इसीलिए तो इतने अमीर हो गए। हैदराबाद निजाम इतने अमीर कहां से हो गए? डायमंड। इंपॉर्टेंट माइंस की बात करें तो रावलकोंडा, कुलूर जो कृष्णा रिवर के पास थी, ये सब इंपॉर्टेंट माइंस थी, और ये माइंस को लीज पे दिया जाता था। बिजनेसमैन आते थे, राजा से बोलते थे कि राजा आप परेशान मत करो, हम आपको हीरे देंगे, आप हमको लीज पे दे दो। तो वो राजा बोलता था ठीक है, 4 लाख रुपए दो। तो यहां पे अच्छा खासा पैसा दिया जाता था, मर्चेंट्स पैसा देते थे और लीज पे ये माइंस दी जाती थी। अब भाई लीज पे माइंस दी जा रही है, अब माइंस में खुदाई करनी है, तो खुदाई के लिए आपको लेबर चाहिए, तो ये मर्चेंट्स लेबर्स लेके आते थे, बहुत जगह से लेबर्स लेके आए। तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ माइनर जो थे, जैसे कुलूर में 30,000 से 60,000, और शहर की पॉपुलेशन ही थी 1 लाख, यानी कि 50 से 60% लोग इस शहर के तो माइनिंग करते थे, हीरा निकालते थे। तो जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं 1617 में, सबने बोला है कि आदिल शाही किंगडम में गजब डायमंड्स मिलते थे। और रमाला कोटा या रावलकोंडा जिसको बोला जाता था, ये एक बहुत बड़ा माइनिंग सेंटर था। ये ट्रेवर्नियर और इंग्लिश मर्चेंट्स ने हमको बताया है। ट्रेवर्नियर फॉरेन ट्रैवलर थे, ठीक है। अब यहां से जो बीजापुर की माइंस थी, जहां पे डायमंड को प्रोड्यूस किया जाता था, कमाल का था, साइज भी बढ़िया होता था, वेट भी बढ़िया होता था। लेकिन गोलकोंडा डायमंड की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। बहुत सारे डायमंड कटर्स भी मिलते थे, डायमंड आ गया, कट करना, पॉलिश करना, ये भी तो डायमंड तो एक पत्थर की तरह होता है, उसको कट पॉलिश करना पड़ता है ना। अब डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री गुजराती मर्चेंट्स के पास थी। गुजराती मर्चेंट्स ये डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करते थे। लीज पे ले लिया, लेबर्स ले आए, और उसके बाद जो हीरा मिलता था वो इनका। फिनिश्ड प्रोडक्ट गुजराती मर्चेंट्स, गुजरात भाई कहते हैं ना, गुजराती का दिमाग, गुजरातियों का दिमाग कमाल का होता है, बिजनेस माइंड है भैया, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए गुजराती इतने ज्यादा अमीर हैं, टैलेंटेड होते हैं गुजराती, कुछ भी कहिए। तो जो गुजराती हैं, इन्होंने दिमाग चलाया और ये पूरी इंडस्ट्री अपने पास कर ली। यानी कि डेक्कन से मिल रहा है हीरा, और गुजराती जो बिजनेसमैन है, गुजराती बिजनेसमैन, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और पूरा कटिंग हो गई, पॉलिशिंग हो गई, गुजराती के पास थी। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, सूरत, गोवा, बीजापुर, आगरा, दिल्ली, अदर प्लेसेस पे भेजे जाते थे। पोर्ट से ये बाहर भेजे जाते थे, यूरोप में भेजे जाते थे। ऐसा है, गजब की माइनिंग थी। हालांकि जो रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ बीजापुर और गोलकोंडा है, उनके पास ही प्रोप्राइटरी राइट्स थे। जो माइंस थी इनके टेरिटरीज में, किसी और के पास थोड़ी ना होंगे, राइट्स तो इन्हीं के पास ही थे। डायमंड्स की मार्केट जिंजी और वेलोर में भी हमको बहुत बढ़िया मिलती है। तो डेक्कन में जो डायमंड का प्रोडक्शन हुआ, उससे अर्बनाइजेशन भी हुआ, पैसा आया तो अर्बनाइजेशन हो। अब हम आखिरी देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाउन बीदर। बीदर जो है बीदरी वर्क के लिए जाना जाता है। बीदरी वर्क, बहामानिस ने ये लोकल इंडस्ट्री को पॉपुलराइज किया, ठीक है। बीदरी जो है, हालांकि बीदर इसका देखिए, बीदरी आप समझते क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। बीदरी मतलब है मेटल हैंडीक्राफ्ट। मेटल से ये जो हैंडीक्राफ्ट बनते थे, ये बड़े फेमस थे। आप देखते होंगे जब आप ओल्ड सिटी म्यूजियम गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा मेटल के हैंडीक्राफ्ट होते थे, बहुत बढ़िया। जैसे जो हुक्का पीते थे राजा, वो पूरा मेटल का बना होता था, बहुत ही ज्यादा डिमांड थी भैया बीदरी वर्क की। तो जो बीदर है वो 14th सेंचुरी में, हालांकि बीदरी वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ, और वहां से ही बीदर आया। तो बीदरी वर्क के लिए फेमस था। बहामनिस ने, जो बहामनिस किंगडम था, उन्होंने इस लोकल इंडस्ट्री को बहुत पॉपुलराइज किया।
और गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और फॉरेन कंट्रीज में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। कॉटन और सिल्क के लिए, आयरन और स्टील के वर्क्स के लिए जाना जाता था। पैठान, दौलताबाद, गुलबर्गा, खिड़की, ये सब जो बढ़िया सिल्क क्लोथ्स थे और मेटल वर्क जो थे वो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। माशोर, हिमरू, साड़ीज, धोतीज, मलमल, ये सब जो है सारे कपड़े यहाँ पे बनाए जाते थे। बहामनी गवर्नमेंट के बहुत बढ़िया रिलेशन थे पर्शिया, अरेबिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ। तो मेन आउटलेट्स कौन थे बहामनी के? गोवा, दाभोल, माही, मासूलीपट्टनम, ये सब पोर्ट टाउन्स थे। ये जो शिप्स थे ये बीदरी वर्क टेक्सटाइल्स को लेके जाते थे। वारंगल कारपेट्स हो गई, ये सब इंडियन मर्चेंडाइज, गोल्ड, स्पाइसेस, सब कुछ लेके जाते थे। परफ्यूम, ड्रग्स, हॉर्सेस, पर्ल्स, स्लेव्स, एवरीथिंग ये शिप से ही होता था। कहां से? गोवा, दाभोल, ये सब मासूलीपट्टनम जो पोर्ट टाउन्स थे। और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। तो इस क्राफ्ट को बीदर में इंट्रोड्यूस किया था बहामनीस ने। अहमद शाह वली लेके आए थे स्किल्ड वर्कर्स, ईरान से स्किल्ड वर्कर्स लेके आए, ठीक है, ताकि रंगीन महल को बनाया जा सके। और कुछ गोल्ड और सिल्वर वर्क में बहुत बढ़िया थे और उन्होंने फिर यहाँ पे सिखाना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दिए, यहाँ पे कॉलेज खोल दिया, मदरसा खोल दिया, यहाँ पे बीदर में बकायदा मदरसा खोल दिया और यहाँ पे बीदरी वर्क को सिखाया जाने लगा। रॉयल पेट्रोनेज थी इन क्राफ्ट्समैन को, रॉयल पेट्रोनेज थी क्योंकि बढ़िया गजब के स्किल्ड थे ये लोग। इतना बढ़िया होता था बीदरी वर्क। आप देखिएगा, आप बीदरी वर्क टाइप करिएगा, इमेजेस देखिएगा कि 1851 में इसकी एग्जीबिशन लगा दी गई है कि नहीं। तो ऐसा था 18th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी तक बीदरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई। इंसेंटिव मिलता था इन आर्टिसंस को। यहां तक बीदरी इतना जबरदस्त था, बीदरी वेयर जिसको बोलते थे, कि शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढा जाता था जो बीदरी में बहुत बढ़िया करता था। मतलब शादी में पहले देखिए, पहले ऐसा होता था ना, क्योंकि ऐसा होता था कि भैया गुजर बसर करना है ना, परिवार बसाओगे तो आपको आप कैसे उसको खिला पाओगे, तो आर्टिस्ट लड़का ढूंढा जाता था। और यही सेम चीज होता था कि आपको कंपलसरी है। रशिया में नाम नहीं, रशिया में कहा तो मैं भूल गया हूं, उज्बेकिस्तान में ध्यान नहीं मुझे, लेकिन वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आर्टिस्ट आप नहीं होता आपकी शादी नहीं होती थी। तो बीदरी वर में क्या होता था कि बीदर इतना बढ़िया यहाँ पे काम होता था कि बहुत पैसे मिलते थे, अमीर समझ लीजिए। तो जैसे आज के IAS IPS है ना कि काश यार उससे शादी हो, तो ऐसे भी जो दूल्हा देखा जाता था अगर वो बीदरी वर्क करता है तो भैया तुरंत शादी कर लो, ऐसे था। तो ये लेक्चर था दोस्तों डेक्कन पे। आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।